Hello, aspirants. Welcome to daily news analysis of The Hindu. Today, the date is 23rd March, and it's a very special day for every youth of the country. Okay, Arvind Kejriwal, he's been sent to ED custody. ED पे मैंने आपको शॉर्ट नोट दिया हुआ है क्योंकि इस बार प्रीलिम्स में आने के चांसेस इसके पूरे पूरे हैं। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त भूटान की यात्रा पर हैं, तो वहां पर उन्हें भूटान का हाईएस्ट ऑनर दिया गया है। बट उससे ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए दैट प्लीज इसके अलावा यूएई, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनकी इस तरह की कई कंट्रीज ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को हाईएस्ट ऑनर दिए हैं। तो वो आपको प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं, कौन सा अवार्ड, कौन सा ऑनर किस कंट्री का है। ओके, भूटान को हम लोग असिस्टेंस देते हैं, हमेशा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। भूटान के कंटेक्स्ट में हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज बार जो देखी थी वो थी अबाउट दिस गैलेफू माइंडफुल सिटी, राइट, जिसको ये डेवलप करना चाहता है। बट अनलाइक अदर कंट्रीज, जैसे द लाइन प्रोजेक्ट चल रहा है सऊदी अरेबिया का, ठीक है, या फिर इंडोनेशिया अपनी न्यू कैपिटल बना रहा है नूर सुल्तान, कजाकिस्तान ने अपनी न्यू कैपिटल बनाई, उस तरीके से नहीं, ये करना चाहता है इसको एक सस्टेनेबल सिटी के नाम पर, जहां एनवायरनमेंट को डैमेज ना किया जाए। वो आयुष थेरेपीज के लिए यूज करना चाहता है, वो सर्विस सेक्टर के लिए यूज करना चाहता है, विदाउट पॉल्यूशन, विदाउट डैमेजिंग एनी एनवायरनमेंट। तो ऑब्वियसली इंडिया उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टर बनेगा। राइट, तो हमने अपना जो असिस्टेंस था 5000 करोड़ का फॉर पीरियड ऑफ 19 to 24, 5 साल की पीरियड की हम असिस्टेंस देते हैं अपनी छोटी कंट्रीज को अंडर आर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। उसी में उसको डबल कर दिया है हमने टू 10,000 करोड़। नाउ एक डॉक्ट्रिन याद रखिएगा, आई की गुजराल डॉक्ट्रिन। देखिए ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनका ये कहना था दैट हमें ऐसी डॉक्ट्रिन फॉलो करनी चाहिए जहां पर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज को जो दे रहे हैं, ओके, वॉट एवर वी आर गिविंग, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, राइट। लाइक अब ये नेपाल है, भूटान है, ठीक है, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, ये इंडिया को क्या दे सकते हैं? ज्यादा कुछ तो नहीं, ओके, टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास, फाइनेंस नहीं है उनके पास, कोई ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। मतलब पाकिस्तान का केस चलो अलग है थोड़ा, वो कॉपरेट करना ही नहीं चाहता। बट आई की गुजराल डॉक्ट्रिन यही कहती है कि हमें अपना बिग ब्रदर एटीट्यूड पॉजिटिव वे में शो करना चाहिए, ना कि नेगेटिव वे में कि हम आपको आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हम आर्म ट्विस्ट करने की कंडीशन में है नहीं आफ्टर राइज ऑफ चाइना। इन्होंने डॉक्ट्रिन दी थी 1999 के आसपास, तब चाइना हमारे नेबरिंग कंट्रीज में इंटरफेयर नहीं करता था, बट अब वो करता है। हाईएस्ट ऑनर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर को, ऑर्डर ऑफ ड्रुक गैल्पो। कुछ लिंक्स याद रखिए जब हम इसको मेंस 450 प्लस में कवर करेंगे भूटान को, भूटान हो या बांग्लादेश हो, इनके बीच में हमें दो चार चीजें जरूर याद रखनी चाहिए। जैसे जो रेल लिंक वगैरह बनाए गए हैं, चेक पॉइंट वगैरह बनाए गए हैं ट्रेड के लिए, ऑलराइट, रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स एंड सो ऑन। तो भूटान के साथ भी हमारे रेल लिंक स्टैब्लिश किए गए हैं बिटवीन कोकराझार असम में है टू गैल्फू जो कि भूटान में। उसी तरह बनारहाट, समसी एंड वाटरवेज नेविगेशन को इम्प्रूव किया जा रहा है थ्रू ब्रह्मपुत्रा। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए जाएंगे ताकि हम लोग अपने ट्रेड को स्मूथ बना सकें। तो ये दो चार बातें थी असम के बारे में, सॉरी भूटान के बारे में। आर एन रवि ने फाइनली इंडक्ट कर लिया इनको, मैंने कल इनके बारे में बात की थी कल, लेकिन वो वीडियो अपलोड हो नहीं पाया किसी वजह से, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। तो मैंने आपके साथ हाईलाइटेड पीडीएफ शेयर कर दी थी। ये इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लताड़ लगाई है कि देखिए आप ये सब डिसाइड नहीं करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली या पर्सनली मॉरल नहीं है एक ऐसे आदमी को अपॉइंट करना जिस पर करप्शन एलिगेशन लगे हों, क्योंकि कोर्ट ने उसका जो केस था उस पर स्टे दे दिया उसको, तो फिर एज अ गवर्नर आप नहीं डिसाइड कर सकते ये सब, ये डिसाइड करना आपका काम नहीं है। तो फाइनली अब इनको कैबिनेट में इंडक्ट कर लिया गया है, राइट। और ये भी याद रखिएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं लगाता है कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर अगर जेल में डाल दिया गया है तो वो मिनिस्टर रैंक पर नहीं रह सकता, वो रह सकता है। अरे जैसे दिल्ली से सत्येंद्र जैन है, वो आई थिंक 2 साल से जेल में है, बट ही इज स्टिल एट द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर, राइट। सिमिलरली अब तो खुद चीफ मिनिस्टर जेल में है दिल्ली के, एंड उन्होंने भी अभी तक रिजाइन नहीं किया है, वो कह रहे हैं कि हम यहीं से रन करेंगे। तो इस केस की हम आगे और बात करेंगे अभी, या हियर, कैन अरविंद केजरीवाल कंटिन्यू टू बी चीफ मिनिस्टर वाइल इन कस्टडी? तो देखिए कर तो सकते हैं, वो कस्टडी में है तो भी वो एज अ चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू कर सकते हैं। बट पुराने जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट है वो हमें तीन बातें बोलता है, जो भी कोई ऐसी पोस्ट होल्ड कर रहा है, इट शुड बी ऑन थ्री ग्राउंड्स, ओके, देयर शुड बी सम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, देयर शुड बी गुड गवर्नेंस एंड देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट। दीज आर द बेसिक नॉर्म्स फॉर होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस, राइट, these three are the norms.
जो आप अपनी एथिक्स में यूज कर सकते हो कि पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए एटलीस्ट 3 चीजें आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए। बट अब कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली तो आप होल्ड कर सकते हो, बट इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं। जैसे फर्स्ट थिंग, अगर आप प्रिजन में हो, यू कैन नॉट आस्क द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ओके, आपके जो सेक्रेटरीज होते हैं मिनिस्ट्रीज में, टू गेट फाइल्स कंसर्निंग एनी डिपार्टमेंट विदाउट ब्रीचिंग द ओथ ऑफ ऑफिस। ये नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। Similarly, should a person be paid salary from the state exchequer while occupying a public office without performing any duty? सत्येंद्र जैन 2 साल से जेल में, उनका केस सही है गलत है वो हमें नहीं पता, ओके, साबित भी नहीं हुआ अभी तक, वो ट्रायल कोर्ट में ही चल रहा है वो केस अभी तक, ठीक? ना सजा हुई है ना बेल मिली है। तो द थिंग इज कि वो जेल में बैठे हुए हैं, तो वहां पर बैठे बैठे क्या वो एक मिनिस्टर के लेवल की सैलरी ले रहे हैं विदाउट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी? तो क्या ये सही तरीका है जनता के टैक्स को यूज करना बट विदाउट परफॉर्मिंग एनी ड्यूटी? राइट। उनका केस थोड़ा अलग है एक्चुअली सत्येंद्र जैन का, क्योंकि जिस आदमी ने उन पर 2 लोग अरेस्ट किए थे ईडी सीबीआई ने, उन्होंने कहा कि इन दोनों ने हमें प्रूफ दिए कि इन्होंने ब्राइब पे की है मिस्टर सत्येंद्र जैन को, जो दिल्ली गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे। लेकिन बात यह है कि आज तक ये जो जिन लोगों ने उनके खिलाफ गवाही दी है उनको सामने नहीं लेके आए, उल्टा उनको सिक्योरिटी दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जब आप सामने ही नहीं लेके आओगे उन्हें, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर केस कैसे आगे बढ़ेगा? तो 2 साल बहुत होता है यार, कि 2 साल से आपका केस ट्रायल कोर्ट में ही चल रहा है। But we all know why all this is happening, okay? Just to divert the matter from electoral bond. And second thing is to break that India alliance. But anyway, जो भी होगा वो दिल्ली की जनता लोकसभा इलेक्शन में डिसाइड करेगी। बट या वन थिंग इज श्योर कि ये जो हमारी ईडी वगैरह हैं इनका मिसयूज बहुत अच्छे से हो रहा है। एंड नॉट जस्ट इन दिस केस, बट सी महाराष्ट्र की मैं आपको 2 बड़े केस बता चुका हूँ। मिस्टर अजीत पवार, ओके, जिन पे आदर्श सॉरी वहाँ लवासा का एक प्रोजेक्ट है, उस पर एलिगेशन लगे, खुद प्राइम मिनिस्टर ने लगाए, होम मिनिस्टर ने लगाए। और एक सिमिलरली वहां से एक छगन भुजबल आते हैं, उन पर भी एलिगेशन लगे। आपकी ईडी ने उनके खिलाफ केसेस भी फाइल करें। असम के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, इन पे बहुत एलिगेशंस लगे, खुद प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ने ही लगाए, बट बाद में इन तीनों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और इनके केसेस बंद हो गए। ये तो सिर्फ कुछ हाई प्रोफाइल केस है, बट ऐसे सैकड़ों केस मिल जाएंगे जहां पर अगर आपने एक बार ज्वाइन कर ली बीजेपी तो आपके केस ईडी ने रोक दिए हैं। राइट, 96% केसेस जो हैं ईडी के वो अगेंस्ट द ऑपोजिशन लीडर्स ही फाइल किए गए। अगर ऐसा है तो फिर शिवराज सिंह चौहान है, ऐसे कई बीजेपी लीडर हैं जो अच्छे खासे करप्ट हैं। ओके, यहां पर एक्टिविस्ट चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर प्रोब हो इनटू द पोल बॉन्ड इशू, क्योंकि ये अभी भी सेटिस्फाई नहीं है कि जितना निकल के आया है वो सब कुछ साफ है। वो अभी भी मान रहे हैं कि ये स्कैम इससे ज्यादा बड़ा है, जितना कि अभी तक दिखाया गया है 12,500 करोड़ का, ये स्कैम सिर्फ इतना छोटा सा नहीं है, ये कहीं ज्यादा बड़ा स्कैम है। Okay, petitioner described the scheme as the biggest scam of independent India, which has exposed the corporate political nexus and big ticket corruption, demand independent SIT investigation. अगर ये हो जाती है तो शायद ये बहुत अच्छी चीज होगी, बट मुश्किल है ये हो जाए। ओके, नाउ सी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की केस की बात अगर हम करें तो इसमें जो अप्रूवर बना है, मिस्टर रेड्डी हैं, हैदराबाद से आते हैं। इन्होंने कहा है कि मैंने 100 करोड़ की ब्राइब दी है दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि चीफ मिनिस्टर और उनके कलीग्स को। राइट, बट सच ये है कि अब जब इलेक्ट्रल बॉन्ड का सीरियल नंबर शो किया एसबीआई ने, तो दिस मिस्टर रेड्डी ही पेड 52 करोड़ इन इलेक्ट्रल बॉन्ड टू बीजेपी। तो फिर इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है, क्या ये पर्सन जो कह रहा है ये सही माना जा सकता है? और ईडी ने क्या ठीक से जांच की है इस चीज की? अब ये सब कोर्ट डिसाइड करेगा। बट ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से निकल के आया है कि दिस पर्सन मिस्टर रेड्डी ही पेड 52 करोड़ वर्थ इलेक्ट्रल बॉन्ड टू बीजेपी एंड ही इज एक्टिंग एज ए अप्रूवर कि मैंने दिल्ली गवर्नमेंट यानी दिल्ली चीफ मिनिस्टर को ब्राइब दी है। तो एनीवे, अब ये तो सिर्फ इलेक्ट्रल बॉन्ड की है, बट पीएम केयर फंड की इंक्वायरी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये शायद इससे हमारे देश से अच्छी जनता आपको कहीं नहीं मिलेगी जिसने पीएम केयर में फंडिंग दी, सब कुछ किया, उसके बाद जब हिसाब मांगने की बात आई तो सरकार ने मना कर दिया कि नहीं ये पब्लिक फंड नहीं है, कोई आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा ये। ठीक, तो और हमारी जनता ने मान भी लिया, हमने हजारों करोड़ फंडिंग दे दी पीएम केयर फंड में ड्यूरिंग कोविड टाइम। ओके, आपकी जो एम्प्लॉइज थे उनकी एक एक दिन की सैलरी काटी गई, आपसे बिना परमिशन काटी गई, से बोल दिया गया कि एक एक दिन की सैलरी पीएम केयर फंड में जाएगी।
जनता से ही फंड लेके आपने जनता को ही जवाब देने से मना कर दिया। तो केस तो इसके अगेंस्ट भी फाइल होना चाहिए कि इसकी भी हमें डिटेल्स चाहिए, आखिर कितना पैसा आया और कहाँ कहाँ खर्च हुआ। और तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा है गवर्नमेंट में, बट कोर्ट भी कितना एग्जामिन करेगा जब वोटर्स ही असर्टिव नहीं है। जिस जनता ने फंडिंग दी वही असर्टिव नहीं है कि हमें हिसाब चाहिए, आपने इस पैसे का क्या यूज किया है। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट ये 2004 में लेकर आए थे, बट बहुत गलत चीज लेकर आए थे, एक्चुअली ऑनेस्टली गलत चीज थी। आई पर्सनली फील, बिकॉज व्हाट हैपेंड इज कि इन्होंने एक अलग से ही मदरसा एक्ट बनाया और उसमें कहा कि एक अलग से ही बोर्ड बनाया जाएगा फॉर रिलीजियस एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज। एक अलग ही बोर्ड बना दिया, तो इसको अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। Terming the Uttar Pradesh Madrasa Act 2004 unconstitutional, Allahabad High Court said the act violate principles of secularism. The court maintained that state has no power to create a board for religious education or to establish a board for school education only for a particular religion and philosophy associated with it. Okay, तो ये सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट जाता है। इट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म एंड आर्टिकल 14, 15, 21A. It was the duty of state to provide education which is secular in nature and particularly for minors. असम की एनआरसी की बात हम अच्छे से कर चुके हैं। जब असम में एनआरसी हुआ था तब फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स जो सेटअप किए गए थे डिटरमिन करने के लिए कि कौन सिटीजन है कौन नहीं, तो देखिए वहां पर पावर जो थी वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी गई थी। लेकिन अब जो आया है हमारा CAA के रूल्स, उसमें ये पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ले ली गई है और ये सेंटर के पास रहेगी। ओके, बस इतना सा फर्क है। ये छोटी सी न्यूज है, हमारे इतने काम की नहीं। असम गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड द ग्रांट ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर सेल ऑफ लैंड बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। ये सब अभी इलेक्शन है उस वजह से हो रहा है कि अभी अगले 3 महीने तक कोई भी सेल और परचेज नहीं होगी लैंड की बिटवीन डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, ताकि उस इशू को और कम्युनलाइज ना किया जा सके। ये बिहार का पता नहीं क्या कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा ब्रिज बना था, आई थिंक ऑलमोस्ट 14,000 करोड़, वो टूट गया था, बनते बनते ही टूट गया था। सिमिलरली यहाँ पे ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स, और ऐसे कई केसेस हुए हमारे यहाँ। इवन बैंगलोर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे बनाया गया था, उसमें भी गड्ढे पड़ गए थे थोड़े दिन बाद ही। तो ये दिखाता है कि किस लेवल का करप्शन है हमारे यहाँ। ओके, ये कोसी रिवर पे बन रहा था जिसे शायद हम सौरव बिहार भी कहते हैं। अमेरिका की बात कर लेते हैं। सी अमेरिका के साथ बहुत प्रॉब्लम में फंस चुका है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि निकले तो इससे निकले कैसे। एक है यूक्रेन का इशू, दूसरा है इसराइल का इशू। अब प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों से बाहर निकल नहीं सकता। इसराइल में तो वो निकलना चाहता भी नहीं था, उसने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था इसराइल को अगेंस्ट दी गाजा। और कल एक रेजोल्यूशन में वहां पे पास करने के लिए इसने कहा कि इमीडिएट सीज फायर करेंगे। यूएसए कह रहा है इमीडिएट सीज फायर, तो चाइना रशिया ने वीटो किया, उन्होंने कहा सीज फायर करने के लिए बचा गया है। वर्चुअली वाइप आउट हो चुका है पूरा गाजा वर्ल्ड मैप से। यहाँ पर अब क्योंकि यूएसए में इलेक्शन आ रहे हैं, तो अब बाइडेन को ये लग रहा है कि मैं कुछ वोटर्स खो दिए मैंने जो ह्यूमैनिटी की बात कर रहे थे, क्योंकि काफी डेथ हुई है, क्योंकि 30,000 से ज्यादा हुई है, छोटे छोटे बच्चों की डेथ हुई है। तो अब उन्हें डर सता रहा है कि इलेक्शन में कहीं इसका मुझे फ्लैशबैक ना देखने को मिले। राइट, तो इसलिए अब अमेरिका बात कर रहा है यहाँ पर सीज फायर की। यूक्रेन की बात करें तो करीब जो नई डील साइन की थी इन्होंने, $60 बिलियन का एड देना है, वो इन्होंने इनके जो हाउस हैं, कांग्रेस बोलते हैं जिसको, ठीक है, पार्लियामेंट हाउस, उसने पास नहीं होने दिया अब तक। यूरोपियन यूनियन भी कुछ एड दे रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर की यूक्रेन को, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, वो उतना नहीं दे पाएंगे जितना यूएसए दे सकता था। और इलेक्शन में सबसे बड़ा इशू बन रहा है मिस्टर ट्रंप का, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को इनएविटेबल लग रहा है कि ही विल कम बैक। और उन्होंने कहा है कि मैं आकर 1 हफ्ते में इस वॉर को खत्म कर दूंगा, मैं रशिया को चुपचाप साइन कर दूंगा, जो रखना है रख लो। अमेरिका अपना पैसा, अपने रिसोर्सेज नहीं लगाएगा यूक्रेन में। तो ये जो दो वॉर है, इसने कहीं ना कहीं यूएसए की क्रेडिबिलिटी बीच में ला दी है, स्पेशली विद कंटेक्स्ट टू इजराइल, क्योंकि पूरा वेस्ट एशिया इस वक्त अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं करना चाह रहा है। दैट्स द रीजन कि यूएई और सऊदी अरेबिया में पुतिन ने विजिट किया। दैट्स द रीजन कि ईरान और ज्यादा उधर जा रहा है। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी हाउदी रेबल्स के अगेंस्ट चलाया यूएसए ने, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। इवन यूएसए के जो एलाइज माने जाते हैं, फ्रांस, इटली, इंडिया, उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि सभी नाखुश हैं इस चीज से। हमास के अगेंस्ट आपको एक्शन लेने थे, आप ले सकते थे, लेकिन इस लेवल की बम्बार्डमेंट कि आपने पूरा गाजा ही साफ कर दिया वर्ल्ड मैप से, वो एक्सेप्टेबल नहीं है उन लोगों को। यूएस हैज प्रोवाइडेड $75 बिलियन मिलिट्री एंड सिविल एड टू यूक्रेन
इन द फॉर्म ऑफ वेपन्स, गवर्नमेंट फंक्शनल एंड ह्यूमैनिटेरियन रिक्वायरमेंट। स्ट्रिंजर मिसाइल दी है उसने, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम वेपन्स दिए हैं, आर्टिलरी एम्यूनिशन दिए हैं। बट उसके बाद जो अलग से और $60 बिलियन का पैकेज दे रहा था यूएसए, वो स्टक हो गया यूएस कांग्रेस में, उन्होंने पास नहीं किया अभी तक, क्योंकि उनके यहाँ रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में इस बात को लेकर सहमति नहीं है कि हमें यूक्रेन की और मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन लेकर आया 144 यूरो एड टू यूक्रेन, बट ये सफिशिएंट नहीं होगा। ईयू वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा यूक्रेन को इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मिसाइल्स एंड ऑल दीज थिंग, जितना कि अमेरिका प्रोवाइड कर सकता है। Shortages and poor tactics have led to highly publicized defeat in Avdiivka। ठीक है, इस सिटी को मैं आपको बार बार याद रखने को कह रहा हूँ, ये आपको आ सकता है एग्जाम में। ये यूक्रेन में है और यहाँ पर यूक्रेन फोर्सेस हारी हैं रशिया से, एंड नाउ रशिया हैव द अपर हैंड इन द वॉर, बट इवन रशियंस हैव लर्न देयर लेसन। ठीक है, उनको लग रहा था कि नंबर्स में हम सुपीरियर हैं, हम लोग मिसाइल्स और इक्विपमेंट में सुपीरियर हैं, तो हम आसानी से जीत लेंगे कुछ ही दिनों में, बट वो बहुत लंबा उलझ गए। बट इन्होंने यहाँ पे ग्लाइड बॉम्ब भी यूज किया है, जो कि सही नहीं था लीगल करना। ग्लाइड बॉम्ब इज लाइक ऊपर से चॉकलेट के फॉर्म के छोटे छोटे बॉम्ब गिरते रहते हैं जमीन पर। ओके, अब आप वहां रह रहे हो, बच्चे खेल रहे हैं, वो पैर रखाएगा एंड दे विल ब्लास्ट। सो दीज ग्लाइड बॉम्ब्स दे आर द वर्स्ट थिंग। अब देखिए इतना कुछ हो रहा है, बट इसके बाद भी आज भी हमें यूक्रेन में जनता की तरफ से वो असर्टिवनेस नहीं देखने को मिल रही है अगेंस्ट दी ज़ेलेंस्की, दैट प्लीज गिव द अश्योरेंस दैट यू विल नॉट ज्वाइन द नाटो, दैट्स इट। वॉर खत्म हो जाएगी यहाँ पर। आपको क्या मिल रहा है नाटो नाटो करके, जब आपका पूरा देश बर्बाद हो रहा है। राइट, नाटो के कंटेक्स्ट में आर्टिकल 5 याद रखिएगा। आर्टिकल 5 नाटो मेंबर की बात करता है। अभी फिनलैंड एंड स्वीडन ने ज्वाइन भी किया है, और इन लोगों ने सिंपल सी बात है कि अगर एक पर अटैक होता है तो वो सभी नाटो मेंबर्स पर अटैक माना जाएगा एंड जॉइंटली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। आर्टिकल 5 विल कम इनटू द फोर्स। ठीक है, आर्टिकल 5 दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बात करता है कलेक्टिव एक्शन की। यूएस रिमेन्स द ओनली मेजर कंट्री बैकिंग इजराइल। अब तो इजराइल को सब क्रिटिसाइज कर चुके हैं इंक्लूडिंग बाइडेन, बट वो अब भी नहीं मान रहा, क्योंकि सब जानते हैं कि ये अब नेतन्याहू के लिए पर्सनल वॉर रह गई है अपनी कुर्सी बचाने की। राफा सिटी बस एक लास्ट सिटी बची है जहां पर वो रह रहे हैं, बट उस पर भी उसने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं इसराइल ने। मिस्टर नेतन्याहू सीम्स टू बी मोटिवेटेड बाय जस्ट वन इम्पल्स, हिज ओन पॉलिटिकल सर्वाइवल। ओके, सिर्फ इस वजह से ये सब हो रहा है अब। रेफ्यूज टू पुट फॉरवर्ड एनी पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव फॉर द पैलेस्टीनियंस, एंड इजराइल ने अभी तक कोई पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव दिया नहीं है कि चलिए आपने डिस्ट्रॉय कर लिया, गाजा को कर लिया, बट अब नेक्स्ट स्टेप क्या, कैसे आप गवर्न करेंगे वहां पर। A Palestinian state, even with limits on its sovereignty, is the only path to that goal। अब पैलेस्टीन को देखिए, टू स्टेट सॉल्यूशन के अलावा तो और कोई सॉल्यूशन है नहीं। बस आप ये कर सकते हो कि लिमिटेड सॉवरेनिटी राइट्स दे सकते हैं, लाइक जैसे ब्रिटिशर्स एक टाइम पर डोमिनियन स्टेटस चलाते थे, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं डोमिनियन स्टेटस, राइट, कि आपकी जो मिलिट्री एक्शंस होंगे, आपकी मिलिट्री सिक्योरिटी वगैरह, आपके फॉरेन रिलेशंस, राइट, एंड कम्युनिकेशन, ये तीन चीजें हम इंश्योर करेंगे। उसके अलावा बाकी आप सॉवरेन रहोगे अपने आप में, और आपको दिया जाएगा एक अलग से पैलेस्टीन स्टेट। इस तरह की अरेंजमेंट की जा सकती है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है अदरवाइज इस प्रॉब्लम का। यूएस इलेक्शन एंड ट्रम्प फैक्टर, इस वजह से बस अब यूएस से बात कर रहा है सीज फायर की, अदरवाइज वो नहीं कर रहा होता। Ukraine is receiving substantial intelligence support from the US in the form of real-time information on Russian deployment, and the massive loss of personnel and equipment will without doubt temper Moscow's future policies towards the NATO। ठीक है, ट्रम्प भी थे जिन्होंने जेरूसलम को रिकॉग्नाइज किया था एज ए इजराइल कैपिटल, अदरवाइज सारी दुनिया तेल अवीव को कैपिटल मानती थी। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पिंक फॉर इट्स रोल इन सपोर्टिंग इस्लामिस्ट इन अफगानिस्तान। नाउ सी, पहली बात तो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो बॉर्डर बनाती है वो है दुरंद लाइन। इस तरफ भी कुछ पश्तून रहते हैं और इस तरफ भी कुछ पश्तून रहते हैं, एंड वो नहीं मानते इस दुरंद लाइन को, वो इस बॉर्डर को नहीं मानते, वो एक्सेप्ट नहीं करते। उनका ये कहना है कि ये जो पश्तून पॉपुलेशन वाले जो एरिया है ना पाकिस्तान में, ये एरिया हमें दे दो। अब अफगानिस्तान की ये बातें चलती रहती थी, और उसका 2021 में तालिबान वापस से आया पावर में। तालिबान को एक्चुअली पहले सपोर्ट भी पाकिस्तान ने ही किया था। पहले सोवियत यूनियन का इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान पे, ठीक है, फिर यूएसए, यूएई एंड पाकिस्तान, इन तीनों ने मिलकर खड़ा किया एक ऑर्गेनाइजेशन जो सोवियत के साथ लड़ सके, और वो ऑर्गेनाइजेशन बना तालिबान। फिर तालिबान 10 साल बाद 1989 में निकल गया सोवियत यूनियन वहां से खाली करके। बट फिर 2001 में होता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक।
तालिबान रूल कर रहा था इस टाइम अफगानिस्तान पे, यूएसए लॉन्च करता है अटैक इस पर, ठीक है, नाटो फोर्सेस का, और तालिबान को यहाँ से निकाल दिया जाता है और सेटअप कर दी जाती है प्रो डेमोक्रेसी रिजीम हामिद करजाई की। बट पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस्लामिस्ट जिहादीज को सपोर्ट करता रहा कि नहीं, यूएसए को डिफीट करने में हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन यूएसए से डायरेक्टली तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता था। तो पाकिस्तान ने कहा देखिए मैं मतलब डबल फेस खेलता रहा पाकिस्तान, इनडायरेक्टली कोवर्ट सपोर्ट भी करता रहा तालिबान को, बट यूएसए से भी फंडिंग, मिलिट्री इक्विपमेंट और ये सब लेता रहा। और यूएसए की मजबूरी ये थी कि उसको कोई तो पार्टनर चाहिए था जो अफगानिस्तान से उसका उसका सपोर्ट जाने दे, लाइक लॉजिस्टिक्स भेजने हैं, फोर्सेस को भेजनी है, ठीक है। और उस टाइम पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लगा दिया था परवेज मुशर्रफ ने, तो उन्होंने कहा भी था कि देखिए अगर मैं यूएस का ऑफर ठुकरा देता ना, तो वो हमें वापस स्टोन एज में भेज देता, ओके, ना कोई फंडिंग मिलती और मिलिट्री एक्शन झेलना पड़ता, सो अलग। क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हुआ उसके बाद तो अमेरिका काफी गुस्से में था, और पूरा वर्ल्ड था इनफैक्ट, राइट। बट तालिबान को पूरी तरीके से डिफीट नहीं कर पाया यूएस, क्योंकि पाकिस्तान कोवर्ट सपोर्ट उसको देता रहा लगातार। और जब तालिबान वापस पावर में आया 2021 में, तब पाकिस्तान बहुत खुश हुआ था कि यार हमारे कंट्रोल, हमारे आईएसआई की और मिलिट्री के कंट्रोल की एक रिजीम सेटअप हो गई है हमारी नेबरिंग कंट्री में, ओके। तो यहां तक पाकिस्तान को लग रहा था कि हम जीत गए, वी हैव वॉन इवन अगेंस्ट द यूएस, और तालिबान हमारे कंट्रोल में रहेगा, हमारे कंट्रोल में रह के रूल करेगा। बट तालिबान कंट्रोल में रहने वाला नहीं है, इनफैक्ट जो अफगानिस्तान डीएनए है वो कंट्रोल में नहीं रह सकता किसी के, वो कभी रहा ही नहीं है पूरी हिस्ट्री में। उसे इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहते हैं। ना सोवियत उन्हें हरा पाए हैं, ना यूएसए उन्हें हरा पाया, ना कोई हरा पाएगा। नहीं, अफगानिस्तान इज उनकी लाइफ स्टाइल ही अलग है एक्चुअली। अगर वहां का आप सोसाइटी देखोगे ना, वहां का थोड़ा सोशल ही पूरा डिफरेंट है। वहां पर आपको जनरली देखने को मिलते हैं वॉरलॉर्ड्स, कुछ एक एरिया में एक एक पठानों का दबदबा चलता है, और उन वॉरलॉर्ड्स के अगेंस्ट आप दो चार को अपनी साइड लोगे, कुछ दूसरे अगेंस्ट भी हैं, ठीक। तो कोई भी जो डेमोक्रेटिक रिजीम बनी वहां पर, चाहे हामिद करजाई हो या दूसरे हो, वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि वो आज इस तरफ है तो कल उस तरफ है। उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही कुछ इस तरह का है कि उनको कंट्रोल करना आसान नहीं है। सो फाइनली तालिबान जब 2021 में आया, पाकिस्तान ने सोचा अब हम जीत गए। बट तालिबान को हिम्मत आ चुकी थी कि अगर हम अफगानिस्तान जीत सकते हैं तो कल को हम पाकिस्तान भी तो जीत सकते हैं, बिकॉज ये लोग हैं मोस्टली सुन्नी पीपल, दी तालिबानीज। इनका कहना है रूल होगा तो इस्लाम के हिसाब से, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, नथिंग, ठीक है। अपने यहाँ बच्चियों को भी उन्होंने 6th क्लास से ऊपर पढ़ना अलाउ नहीं किया है, राइट। तो पाकिस्तान को ये गलत फहमी थी कि तालिबान उनके कंट्रोल में रहेगा, बट ऐसा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट तालिबान एक नए अपनी ही एक ब्रांच है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, या आप इसको कह लीजिए पाकिस्तानी तालिबान, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं इंस्टिगेट करता रहता है कि अटैक करते रहो, पूरे ऑल थ्रू आउट द पाकिस्तान बॉम्ब ब्लास्ट करते रहते हैं ये लोग, बिकॉज दे हैव दैट बिलीफ कि जो हमने अफगानिस्तान में अचीव किया हम पाकिस्तान में भी अचीव कर सकते हैं, हम लोग आईएसआई के दबाव में रहकर काम क्यों करें, राइट। अब तालिबान ये कहता है कि यार हम नहीं सपोर्ट कर रहे, हम नहीं सपोर्ट कर रहे, बट पाकिस्तान स्ट्रांगली बिलीव कि टीटीपी जो अटैक कर रहा है हमारी टेरिटरी पे, वो तालिबान रिजीम ही सपोर्ट कर रही है उसको। तो कभी पाकिस्तान यहाँ पे एयर स्ट्राइक कराता है, फिर कभी ये लोग आकर यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कर जाते हैं। दिस इज द होल इशू। Taliban returned to power in August 2021. The border is the source of friction. Afghan province of Paktika and Khost. अभी दोनों रीजन याद रखिएगा, ये कहाँ है, अफगानिस्तान में, ओके। क्वेश्चन जो आएगा प्रीलिम्स वो ऐसे ही आएगा यार, आपसे बिल्कुल एक्सचेंज होकर ही आएंगे, मतलब एक ही क्वेश्चन में तीन तीन लोकेशन आपसे पूछी जाएंगी। वो टाइम गया जब एक लोकेशन पूछी जाती थी और 2 मार्क्स ले लो ना, आज आपको तीन तीन लोकेशन दी जाती है मैच करने को, और तब जाकर आप आंसर कर सकते हो उन्हें, ओके। तो एक तो हमें यूक्रेन की वो सिटी याद रखनी है, पक्तिका, ओके, और अफगानिस्तान प्रोविंस पक्तिका एंड खोस्ट, क्योंकि यहाँ पे बॉम्ब अटैक और पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक थ्रू आउट द ईयर चलती रही है। ये दोनों प्रोविंस आप याद रखेंगे। सिमिलरली तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसका नाम है टीटीपी या पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं इसे। तालिबान लॉन्च अटैक्स ऑन पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट। आपको याद है वो पाकिस्तान में एक स्कूल पे अटैक हुआ था बच्चों के, 140 से ज्यादा बच्चे मार दिए थे इन्होंने, वो यही लोग थे, ठीक। और वो आर्मी स्कूल था, उन्हें लगता था कि आर्मी वाले हमारे बच्चों को मारते हैं अफगानिस्तान में, तो हम भी इनके बच्चों को मारेंगे। वो एक रिवेंज अटैक था। पाकिस्तान, which played a key role in Taliban's rise in 1990s, has backed the Sunni Islamist group for years. Islamabad turned against the Taliban under pressure from Washington after September 11, 2001 terrorist attack, but it tactfully played a double game over. यूएसए से कहता रहा हम आपके साथ हैं, बट वो कहीं ना कहीं तालिबान को भी सपोर्ट करता रहा।
क्योंकि वो चाहता था कि उसके नेबरहुड में ऐसी रिजीम बैठे जो उसके कंट्रोल में रहे, पाकिस्तान के कंट्रोल में, ना कि ऐसी रिजीम जो यूएसए के कंट्रोल में रहे। पाकिस्तान कल्टिवेटेड तालिबान अगेंस्ट यूएस एंड इंडिया बैक्ड अफगान गवर्नमेंट, हामिद करजाई की जो प्रो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट थी। पाकिस्तान एक्सपेक्टेड टू डीपन इट्स स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन साउथ एशिया थ्रू ए क्लाइंट रिजीम इन काबुल। वो चाहता था हमारी एक पपेट रिजीम को हम बिठा दें काबुल में। तो तालिबान बैठ तो गया बट कंट्रोल में नहीं है वो। ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर है इनकी, दुरन लाइन को वो नहीं मानते, उनको लगता है कि ये पश्तून वाला पूरा एरिया हमें दीजिए। द रिटर्न ऑफ तालिबान टू पावर इन अफगानिस्तान स्ट्रेंथन द टीटीपी नोन एज पाकिस्तानी तालिबान। ठीक है, दोनों साइड पश्तून रहते हैं। ये देवबंदी इंटरप्रिटेशन रखते हैं इस्लाम का, दैट रूल ऑफ सुन्नी इस्लामिक क्लर्जी। कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते हैं। और याद रखिए पश्तून वही हैं जो हम लोग फ्रंटियर गांधी पढ़ते हैं, खान अब्दुल गफार खान। ओके, फ्रंटियर गांधी। एंड दीज पीपल बिलीव कि ये जो ये जो पाकिस्तान बना, ये लोग इसके अगेंस्ट थे। बट जब पाकिस्तान बना तो इनको लगा कि ये जो पंजाब वाला एरिया है, पंजाबी मुस्लिम पंजाबी पठान जो कहते हैं, जो ये मिथ पाल के रखते हैं कि एक पठान 10 पे भारी, बोले ये इन लोगों ने ही पूरी पावर कैप्चर कर रखी है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, पॉलिटिक्स में हो, हर जगह। इवन नीचे हमारा जो बलोच, हमारा क्या उनका उनका जो बलोच प्रोविंस है और जो सिंध स्टेट है, ये भी इनसे ज्यादा खुश नहीं है। इन सबको लगता है ये एक तो फ्रंटियर वाले हो गए, ठीक है, अफगानिस्तान बॉर्डर पे, दूसरे बलोच हो गए, बलोच प्रोविंस के बलूचिस्तान की डिमांड करते हैं, और नीचे सिंध प्रोविंस हो गया। ये सब मानते हैं कि पूरा पावर का कंट्रोल पंजाब में है, पाकिस्तानी साइड वाला पंजाब। ठीक है, वहीं के जो लोग हैं वही हर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियरी, आर्मी, पुलिस, पूरे को वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको एक कंट्री में पीस चाहिए तो आपको चाहिए इक्विटेबल ग्रोथ। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट क्या बताती है हमारे बारे में कि हमारे यहाँ जस्ट 1% टॉप पॉपुलेशन जो है ये 40% वेल्थ को कंट्रोल कर रही है देश की। ठीक, 40% वेल्थ एंड 27% ऑफ आवर नेशनल इनकम। सिर्फ 1% पॉपुलेशन कंट्रोल कर रही है इस वक्त कंट्री की। और इलेक्ट्रल बॉन्ड के फ्रॉड में हमने देख भी लिया है कि हम किस लेवल की इनइक्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट, और ये कल की ही न्यूज में था, लेकिन कल का स्किप हो गया आपके साथ। ये इवन ब्रिटिशर्स के टाइम भी इस लेवल की इनइक्वालिटी नहीं थी कंट्री में जितनी आज है। और लोगों को लगता है कि हम तो बहुत अच्छा अमृतकाल चल रहा है। ये अमृतकाल है, इसके लिए बनाना चाहते हैं आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये 1% लोग 40% वेल्थ और 27% इनकम को कंट्रोल करेंगे। नो, डोंट से यार कि सर वो तो जो मेहनत करता है वही आगे निकलता है, ऐसा नहीं है। क्या ये जो हमारे पुअर 50% है, क्या वो मेहनत नहीं कर रहे हैं? आई थिंक बहुत ज्यादा कर रहे हैं वो तो। द ओनली थिंग इज कि आउटपुट उसी का ज्यादा आता है हु हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज। आप भी बिजनेस कर रहे हो, दूसरा ही बिजनेस कर रहा है, उसके पास एक्सेस है कि वो गवर्नमेंट के पास जाता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड देता है, प्रोजेक्ट ले लेता है, और आप पीछे रह जाते हो। तो क्या आपने मेहनत नहीं की उसके लिए? आपने की है, ठीक है, लेकिन आपके पास वो एक्सेस नहीं है कि आप सीधे गवर्नमेंट के पास जाओ, थोड़ा सा इलेक्ट्रल बॉन्ड दो और प्रोजेक्ट ले लो। यही तो किया ना इन सब कंपनियों ने। मेगा इंडस्ट्रीज ने क्या किया? बड़े बड़े एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट लिए हैं, और ये सेकंड हाईएस्ट फंडर है गवर्नमेंट का। इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू इमेजिन कि 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आपको मिलता है और आप 1,000 करोड़ की आपने ऑलमोस्ट फंडिंग दे रखी है रूलिंग पार्टी को। आज सैटरडे है तो इसमें ज्यादा कुछ न्यूज है नहीं। ओके, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट की बात हम कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशन में, वैसे भी वो मेंस का टॉपिक है, उसमें काम आएगा हमें। ठीक है, केरल ने कुछ चेंजेस किए हैं, इसने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर में ले आया ये इस कन्फ्लिक्ट को। तो यहाँ पर पावर तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ही रहेगी, बट पहले वो यूज कर रहा था अपनी पावर ऐसे इन एग्जीक्यूटिव सेंस, अब वो यूज करेंगे अपनी पावर अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो कि उनको ज्यादा पावर देता है इस चीज से डील करने के लिए। ओके, वो हम प्रीवियस डिस्कशन में बात कर चुके हैं, दोबारा नहीं देखेंगे। इंडिया नाउ आए अफ्रीका फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। अब क्रिटिकल मिनरल्स में जो 30 मिनरल्स की लिस्ट आई है ना, उसको पढ़ लो, और विद इन दैट 30 एक एलिमेंट है रेयर अर्थ एलिमेंट। ठीक है, इस विद इन दिस RE देयर आर 17 टाइप्स। इसको याद रख लो, इस लिस्ट को एक बार देख लो, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एटलीस्ट ये 17 मिनरल्स देख लो, ठीक है, क्योंकि इसमें से 17 में से 15 तो लैंथेनाइट सीरीज की हैं जो हम लोग स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं। कॉटन प्रोडक्शन की बात है तो इसमें से आपको कॉटन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जानना होगा कि वो स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारी। ठीक है, पिछली बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो ऑब्वियसली बात है कि दोबारा तो नहीं आएगा इतनी जल्दी सेम टॉपिक पर। बट मैं अपनी प्रीलिम्स सीरीज में कराऊंगा ये आपके साथ। सिल्क सिल्क बोर्ड होता है, ठीक है, टी कॉफी स्पाइस बोर्ड, इनके हेडक्वार्टर्स, ये सब जरूरी है जानना प्रीलिम्स के लिए।
ओके, यहाँ पर कल सीज फायर के लिए एक रेजोल्यूशन लेकर आया था यूएस, बट रशिया चाइना ने उसको वीटो कर दिया। यूएस बेड ऑन गाजा सीज फायर, क्योंकि उनका मानना है कि अब बचा क्या है गाजा में सीज फायर के लिए। ठीक है, ये तो सिर्फ आप अपना फेस छुपाने के लिए, और फिर आप जो रेजोल्यूशन लेकर आए उसमें आपने कहीं भी क्रिटिसाइज नहीं किया है एक्शन ऑफ इसराइल को। ठीक है, वीटो कर दिया इन्होंने, सीज फायर के लिए रेजोल्यूशन था। इट पुट फॉरवर्ड द रेजोल्यूशन फॉर इमीडिएट एंड सस्टेन सीज फायर एंड कंडेम 7 अक्टूबर 7 अटैक बाय दी हमास। ये यूएसए कर रहा था, बट चाइना यूएसए ने नहीं करने दिया। ओके, और आपको पता ही है 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। फिलीपींस, फिलीपींस के साथ यूएसए की है म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी। म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी इज लाइक कि आप पे अटैक होगा तो हम आपको बचाने आएंगे, हम पे होगा तो आप आएंगे, राइट। तो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी में जो नाटो का आर्टिकल 5 है, जो बात करता है कि अगर एक पर अटैक होगा तो बाकी सब पे माना जाएगा, ये आर्टिकल 5 एक्सटेंड होता है फिलीपींस को भी। फिलीपींस, नाउ रिमेंबर, फिलीपींस इज नॉट ए मेंबर ऑफ नाटो इटसेल्फ, बट नाटो में जो आर्टिकल 5 है नाटो ट्रीटी में, वो एक्सटेंड किया हुआ है यूएसए ने अंडर म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी टू फिलीपींस। ओके, इसलिए फिलीपींस चाइना को आंखें दिखाता रहता है, इनके बीच चलती रहती है तनातनी साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में कुछ मैप लोकेशन इंपॉर्टेंट है। मैप लोकेशन की चिंता मत कीजिए, एक्चुअली फॉर एवरीवन, ओके, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ। थ्रू आउट द ईयर जितनी भी मैप लोकेशंस रही हैं जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका मैं एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा, 1 से 1 to 2 आवर्स का हो सकता है, बट वो आपकी सारी मैप लोकेशंस करवा देगा एक ही बार में। बिल्कुल वही वही लोकेशन करेंगे जो थ्रू आउट द ईयर इंडियन एक्सप्रेस होता है हिंदू में। ये कोई अननेसेसरी नहीं, कोई फालतू की चीजें नहीं, कोई फालतू आपको ओवरबर्डन नहीं। ओके, चाहे वो यूक्रेन टाइप का उधर का रीजन हो, ब्लैक सी वगैरह का। ओके, सिमिलरली आपका वेस्ट एशिया हो पूरा, या फिर इधर से साउथ चाइना सी हो, या उधर से पनामा कैनाल हो, इनसे रिलेटेड, और अंटार्कटिका, इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज हुई हैं पिछले कुछ सालों में, हम उनको एक ही बार में जान लेंगे। बट ये प्रीलिम्स एग्जाम के हार्डली 1 वीक पहले करूंगा मैं। ऑलराइट, तो उसमें डेफिनेटली श्योर यू कैन एक्सपेक्ट 5 to 6 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट वन वीडियो इटसेल्फ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर फिनिश कोस्टल वाटर, फिनलैंड के अराउंड जो कोस्टल वाटर है उसकी बायोडाइवर्सिटी लॉस काफी देखने को मिल रहा है। वहां पर कुछ कीस्टोन स्पीशीज मिलते हैं, उनके नाम देख लीजिए, ब्लू मुसल, ब्लेडर रैक एंड ईल ग्रास। ये स्पीशीज हमें वहां पर देखने को मिलते हैं, और बायोडाइवर्सिटी लॉस काफी ज्यादा हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। बस इतनी सी बात है। ओके, सैटरडे का है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ आता नहीं है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग। जस्ट अ सेकंड, एक लास्ट टॉपिक रह गया। कल के न्यूज़पेपर से एक टॉपिक था, कल आया था अबाउट दी प्लास्टिक्स, बायोप्लास्टिक्स। तो देखिए, पहली बात तो कि बायोप्लास्टिक हम किस किस चीज से बना सकते हैं, तो ये एग्रो बेस्ड फीड स्टॉक से हम लोग बना सकते हैं। सिमिलरली सेल्यूलोज फीड स्टॉक से बना सकते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट से बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉर्न, व्हीट, शुगर, इन सब से भी हम लोग बना सकते हैं बायोप्लास्टिक्स। एल्गी एल्गी से बन सकता है, रॉटन क्रॉप से बन सकता है। तो ये बायोप्लास्टिक्स, इसमें कुछ चेंज किए गए हैं। सी, बायोप्लास्टिक हम उसे कहेंगे विच हैव द पोटेंशियल फॉर बायोडिग्रेडेशन। ये अपने आप जो डिग्रेड हो जाता है, इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एंड एक होता है कंपोस्टेबल प्लास्टिक। बायोडिग्रेडेबल जो विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस अपने आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, दोनों ही बायोप्लास्टिक की डेफिनेशन में ही आते हैं, बट बायोडिग्रेडेबल विदाउट एनी असिस्टेंस वो अपने आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड हो जाएगा। बट कंपोस्टेबल होता है, इट नीड्स सम असिस्टेंस, यानी कि आपको इसको कलेक्ट करना होगा, कहीं हीटिंग वगैरह करनी होगी, उन प्लांट्स में पहुंचाना होगा, इंसिनरेशन करना होगा, तब ये खत्म होंगे। ठीक है, कंपोस्ट हो सकते हैं, बट दे नीड सम असिस्टेंस, सम एक्सटर्नल असिस्टेंस लाइक हीटिंग और वेस्ट डिस्पोजल एक्सेट्रा। तो यहाँ पर कुछ रूल्स में कुछ चेंज किया गया है, ये याद रखिए। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मींस द प्लास्टिक अदर देन कंपोस्टेबल प्लास्टिक। सो दिस इज वन पॉइंट कि बायोप्लास्टिक, ये दोनों बायोप्लास्टिक की डेफिनेशन में आते हैं, बायोडिग्रेडेबल, कंपोस्टेबल। बट यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स। कंपोस्टेबल्स को एक्सटर्नल असिस्टेंस चाहिए डिग्रेड होने के लिए, बायोडिग्रेडेबल है तो उसको नहीं चाहिए। ठीक है, दिस इज वन पॉइंट यू शुड रिमेंबर, which undergoes degradation by biological process in specific environments such as soil, landfill, sewage, sludge, fresh water, etc. बायोलॉजिकली अपने आप ही डिवाइड हो जाता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। ओके, विदाउट लिविंग एनी माइक्रोप्लास्टिक। ये चेंज किया गया है, पहले माइक्रोप्लास्टिक्स पे ध्यान नहीं दिया जाता था, बट अब ये कहा जा रहा है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको बायोडिग्रेडेबल हम तभी मानेंगे जब वो पीछे कोई माइक्रोप्लास्टिक्स भी ना छोड़ के जाए, छोटे छोटे पार्टिकल भी नहीं छूटने चाहिए। अगर छोटे पार्टिकल भी छोड़ रहा है, ठीक है, छोड़ के जा रहा है सॉइल में या वाटर में,
तो आप ये नहीं कह सकते ये तो बायोडिग्रेड हो गया है, नहीं हुआ है। अगर माइक्रोप्लास्टिक भी छूटे हैं ना तो हम आपके प्रोडक्ट को बायोडिग्रेडेबल नहीं मानेंगे। ये चेंज किए गए हैं कल जो न्यूज था। ओके, biodegradable plastic means plastic other than compostable practice, but plastics which undergo degradation by biological processes in specific environment without leaving any microplastic or visible distinguishable toxic residue which have adverse environmental impact. Bioplastics are biodegradable material made from renewable sources. Remember this point. Okay, renewable sources से बनाए जाते हैं. And third is this PHA. PHA as bioplastic, these are polyester produced by fermenting raw vegetable material with a series of bacterial strain. Okay, एक तरह का पॉलिस्टर होता है जिसको यूज किया जाता है बनाने में। अच्छा, तो ये कल का एक न्यूज आर्टिकल था, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है तो हमने इसको डिस्कस किया, आ सकता है प्लेट में। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू।